नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका दिशा ए राइज यूट्यूब चैनल पर एवं एप्लीकेशन पर। साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं कृतिका भाग 10, कक्षा 10 की कृतिका पाठ्य पुस्तक की। ध्यान देना, थोड़ा सा बेहद ही महत्वपूर्ण है। कक्षा 10 की कृतिका पुस्तक की ये जो कृतिका पुस्तक है, इसका हम आज पहला पाठ लेंगे। लेकिन वैसे मैं सामान्य परिचय आपको कृतिका का दे दूं। कृतिका कक्षा 10 में इसका दूसरा भाग चलता है। कक्षा 10 में कृतिका का कौन सा भाग चलता है? दूसरा भाग चलता है साहब। खास बात, इसमें मात्र 3 ही, इस पूरी पाठ्य पुस्तक में, इस पूरी किताब में, पूरी कृतिका में, भाग 2 में मात्र 3 ही रचनाएं संकलित हैं। कितनी रचनाएं हैं? 3 ही रचनाएं संकलित हैं, केवल और केवल। कौन कौन सी अगर हम चर्चा करें, वैसे ये जो रचनाएं हैं ये अपने कथ्य के लिए, अपने शिल्प के लिए, अपनी प्रस्तुति के लिए विशिष्ट हैं। ध्यान देना, ये विशेष रूप से जो रचनाएं ली गई है इस पाठ में, भाई कौन कौन सी रचनाएं इस पाठ में ली गई है अगर हम बात करें, उससे पहले आपको सामान्य रूप से जानना होगा, पहचानना होगा कि हम आज जो पढ़ने जा रहे हैं वह है कक्षा 10 की कृतिका पुस्तक, उसका दूसरा भाग। और उस पूरी पुस्तक में यानी कक्षा 10 में कृतिका में केवल और केवल 3 ही रचनाएं संकलित है। तीनों रचनाएं अपने कथ्य के लिए, अपने शिल्प के लिए, अपनी प्रस्तुति के लिए विशिष्ट हैं। चाहे इनका कथ्य हम देखेंगे, चाहे इनका शिल्प हम देखें, चाहे इनकी हम प्रस्तुति देखें, तीनों रचनाएं अपने आप में विशिष्ट है। इन तीनों चीजों को लेकर, कथ्य यानी कहानी, शिल्प यानी इनकी रचना, प्रस्तुति यानी प्रस्तुत करने का तरीका बहुत ही विशिष्ट है। इस पूरी पाठ्य पुस्तक में एक तो रचना है देहाती दुनिया। हालांकि हम जो पहले पढ़ेंगे वो है माता का आंचल। माता का आंचल हम पढ़ेंगे। वैसे देहाती दुनिया जैसी कृति एक अलग तरह की विषय वस्तु है, एक अलग तरह का कथ्य शिल्प है। उसमें एक उसमें नई प्रयोग धर्मिता शामिल की गई है। यानी साहित्य जगत में अलग तरह के कथ्य, अलग तरह के शिल्प, अलग तरह की विषय वस्तु के लिए फेमस कौन सी है? वो है देहाती दुनिया। कौन सी है भाई? देहाती दुनिया। अपनी प्रयोग धर्मिता के कारण, नई नई शिल्प की जो प्रयोग धर्मिता है उसके कारण चर्चा में रही है देहाती दुनिया। और अगर हम देखें कि देहाती दुनिया है क्या, औपन्यासिक कृति है। कैसी कृति है देहाती दुनिया? देहाती दुनिया औपन्यासिक कृति है भाई। कैसी कृति है ये औपन्यासिक कृति है, यानी उपन्यास है एक तरह से। क्या है? उपन्यास है। इसमें एक ऐसा अंश, इस रचना में एक ऐसा अंश है जो संकलित किया गया है विशेष रूप से, जिसमें हमारे जो किशोर विद्यार्थी हैं हिंदी की समृद्ध लोक संस्कृति से परिचय प्राप्त कर सके। जितने भी किशोर हैं, है ना, उनके लिए ऐसी रचना है कि वो अपने एक तरह से हिंदी की लोक संस्कृति से परिचय प्राप्त कर सके। एक रचना इसमें साना साना हाथ जोड़ी। एक रचना कौन सी है? वैसे आपको नाम याद होना चाहिए कि अपने पाठ्य पुस्तक में क्या क्या है भाई। ये मधु कांकरिया कोई लेखिका है जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। मधु कांकरिया, हालांकि मैं अभी सामान्य परिचय आपको दे रहा हूं। मधु कांकरिया, इनकी रचना है साना सानाओ हाथ जोड़ी। साना साना हाथ जोड़ी जो रचना है ये किसकी है? मधु कांकरिया की। ये एक यात्रा वृतांत है। साना साना हाथ जोड़ी कैसी रचना है? यात्रा वृतांत। देखो, आपके छोटे छोटे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं कि भाई सना सना हाथ जोड़ी जो मधु कांकरिया की रचना है, वैसे किसकी रचना है? ये प्रश्न बन सकता है। मधु कांकरिया की। क्या है ये यात्रा वृतांत है। और हम बात करें जो अज्ञेय जी हैं, अपने अज्ञेय जी का आत्मकथ्यात्मक एक निबंध और आया है, मैं क्यों लिखता हूं, मैं क्यों लिखता हूं, मैं क्यों लिखता हूं। ये है अज्ञेय जी का आत्मकथा है, एक तरह से आत्मकथ्यात्मक निबंध इसको कह सकते हैं हम। आत्म कथ्यात्मक निबंध किनका है ये?
अंग्रेजी का है। यह भी अपनी पाठ्य पुस्तक में शामिल किया गया है। अगर हम देखें इन तीनों रचनाओं के माध्यम से विद्यार्थियों का जो विचार है, जो बोध है, जो भाव बोध है, जो भाषा बोध है, इसको समृद्ध करने का प्रयास किया गया है। भाई विद्यार्थियों का जो भी, चाहे विचार बोध हो, चाहे भाषा बोध हो, चाहे भाव बोध हो, इनको समृद्ध करना ही इनका उद्देश्य रचनाओं का। हम यूं भी कह सकते हैं कि तीनों रचनाएं, जो तीन रचनाएं इसमें शामिल है, देहाती दुनिया, सना सना हाथ जोड़ी और मैं क्यों लिखता हूं, कौन कौन सी है? देहाती दुनिया, लिख देता हूं मैं एक बार और, देहाती दुनिया, साना साना हाथ जोड़ी और मैं क्यों लिखता हूं। ये जो तीनों रचनाएं हैं विशेष रूप से विविधता से भरपूर हैं, रोचकता से भरपूर है। जब इनको पढ़ेंगे तो हमें विविधता के दर्शन होंगे, अलग अलग संस्कृतियों के यहाँ पर दर्शन होंगे, हमें रोचकता मिलेगी, सुनने में मजा आने लगेगा। रोचकता से ये भरपूर है, एक तरह से साहित्य का एक नया संसार हम तीनों रचनाओं को कह सकते हैं। इन तीनों रचनाओं को हम क्या कह सकते हैं भाई? साहित्य का नया संसार कह सकते हैं। यानी तीनों रचनाओं को हम साहित्य का एक नया संसार कह सकते हैं। विशेष रूप से सबसे पहले हम भाई सबसे पहले जो माता का आंचल पढ़ेंगे वो देहाती दुनिया से लिया गया है। देहाती दुनिया किसका है अगर हम देखें तो शिव पूजन सहाय लेखक हैं इसके, हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। जो अपना पहली रचना आएगी इसमें, उसका नाम है माता का आंचल। क्या नाम है? माता का आंचल। हम पहला पाठ जो पढ़ेंगे कृतिका में, उसका नाम क्या है भाई? माता का आंचल है। अगर आपसे पूछे ये रचना किसकी है, तो ये रचना है शिव पूजन सहाय की। हम परिचय पढ़ेंगे शिव पूजन सहाय का, लेकिन उससे पहले सामान्य चर्चाएं कि माता का आंचल किसकी रचना है? शिव पूजन सहाय की रचना है। और इनका एक उपन्यास आता है देहाती दुनिया। भाई देहाती दुनिया किसका उपन्यास है? शिव पूजन सहाय का। देहाती दुनिया। तो शिव पूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से ये जो रचना है, ये जो पाठ है अपना माता का अंचल, ये लिया गया है। अगर हम देखें देहाती दुनिया जो उपन्यास है, वैसे हिंदी साहित्य में ये हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना गया है ना? हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास अगर आपसे पूछे कि भाई हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है, तो ध्यान देना, देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है। ये 1926 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था ये 1926 में प्रकाशित हुआ था। तो विशेष रूप से ध्यान देना कि अगर आपसे प्रश्न पूछे कि भाई हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है, तो उसका नाम है देहाती दुनिया। किनका है? शिव पूजन सहाय का। और जो कृतिका भाग 2 जो कक्षा 10 में किताब चलती है, उसमें जो पाठ लिया गया माता का आंचल, किसका आंचल? माता का आंचल। तो वो किस उपन्यास से लिया गया है? देहाती दुनिया से, यानी शिव पूजन सहाय की रचना है। कब प्रकाशित हुआ था देहाती दुनिया? 1926 में प्रकाशित हुआ था। विशेष रूप से ध्यान देना, हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास इसको माना जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। अगर हम देखें कि इसमें जो स्मरण शिल्प है उसकी विशेषता है, यानी जो ये उपन्यास लिखा गया है ना, इसमें स्मरण शिल्प की विशेषता है। स्मरण शिल्प का मतलब ये होता है लेखक बचपन में कैसा था, बचपन में वो क्या करता था, बचपन में वो किस तरह से उसकी चोटी गूंथी जाती थी, किस तरह से उसके भस्म भूत यानी तिलक लगाए जाते थे, और किस तरह से वो खेलने जाया करता था, किस तरह से रूठा करता था, किस तरह से उसको खाना खिलाया जाता था। ये एक स्मरण शिल्प इसलिए कहा जाता है, यादाश्त के ऊपर लिखा गया है। तो स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी इसे हम कह सकते हैं। भाई ध्यान रखना, स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी, देखो पहला आंचलिक उपन्यास भी कह सकते हैं, पहला इसे क्या कह सकते हैं हम? आंचलिक उपन्यास भी हम कह सकते हैं। और इसे हिंदी का पहला उपन्यास यानी स्मरण शिल्प
का पहला हिंदी का उपन्यास भी इसे कह सकते हैं, यानी स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास अगर आपसे पूछे तो आप आराम से बता सकते हो कि वो स्मरण शिल्प में लिखा गया उपन्यास है देहाती दुनिया। कौन सा है? देहाती दुनिया। इसमें क्या होता है, इस पाठ में या इस पूरे उपन्यास की अगर हम चर्चा करें, मैं माता का अंचल का परिचय दे रहा हूं वैसे तो, लेकिन देहाती दुनिया उपन्यास से इस छोटी सी रचना को निकाला गया है बाहर। इसमें अपने जो ग्रामीण जीवन है, गांव में हम कैसे जीते थे, ग्रामीण जीवन का चित्रण किया गया है ग्रामीण जनता की भाषा में। मतलब ग्रामीण जीवन का चित्रण इसमें है, और वो भी कैसी भाषा में है? ग्रामीण भाषा में है भाई। ग्रामीण जीवन का इसमें चित्रण है माता के अंचल पाठ में, और वो भी किस भाषा में है? ग्रामीण जनता की ही भाषा में है। गांव के जो लोग हैं उनका जीवन कैसा था उसका चित्रण यहाँ किया गया है, और उन्हीं की भाषा में किया गया है, उन्हीं की भाषा में किया है। ध्यान रखना, गांव के जीवन का चित्रण इसमें किया गया है और उन्हीं लोगों की भाषा में किया गया है, विशेष रूप से अलग से नहीं लिखा गया, अलग से कोई भाषा नहीं दी गई है। और जो अपने शिवपूजन सहाय हैं, जो इस पाठ के लेखक हैं, वो जब उपन्यास की भूमिका लिखते हैं, भूमिका यानी स्टार्टिंग में जब भूमिका प्रदान करते हैं, आधार प्रदान करते हैं उपन्यास का, तब भी वो संकेत देते हमें, है ना, अपनी ठेठ देसी भाषा में, जो देहाती भाषा है उसके अंतर्गत। यानी यूं कह सकते हैं एक अनपढ़ गंवार निरक्षर, यानी जो हलवाई है या जो मजदूर है वो भी इसको समझ सकते हैं। मतलब जो भूमिका इन्होंने बनाई उपन्यास के स्टार्टिंग में, उपन्यास की शुरुआत में जो भूमिका इन्होंने बनाई, वो ऐसी भूमिका है जिसमें चाहे कोई अनपढ़ व्यक्ति हो, ठेठ गंवार व्यक्ति हो, चाहे वो कोई हल चलाने वाला हलवाया हो, या फिर वो कोई मजदूर हो, सभी इसको आसानी से समझ सकते हैं। इस भाषा को, इतनी सरल भाषा है, इतनी ठेठ देसी भाषा है। यानी आपसे प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि देहाती दुनिया जो उपन्यास है ये कौन सी शैली में है? भाई देहाती दुनिया, इसमें बताया क्या है? लेखक शिवपूजन सहाय ने अपना वर्णन किया है। भाई लेखक जो शिवपूजन सहाय है, इसकी देहाती दुनिया जो उपन्यास, जहां माता का आंचल किस उपन्यास से लिया गया है? देहाती दुनिया से लिया गया है। माता का आंचल जो पाठ है वो किससे लिया गया है? देहाती दुनिया से लिया गया है। और अगर इसमें पूछे ये कौन सी शैली में, इसकी भाषा शैली क्या है, तो ध्यान देना, भाषा इसकी बहुत सरल है, ठेठ देसी भाषा है, ठेठ देसी भाषा है, कोई भी इसको समझ सकता है। और खास बात, ये शैली कौन सी? इसकी आत्मकथ्यात्मक शैली है। यानी लेखक ने अपने जनजीवन की, अपने जीवन की वर्णन की है, तो आत्मकथ्यात्मक शैली, यानी देहाती दुनिया उपन्यास की शैली क्या है? आत्मकथ्यात्मक शैली है। और सबसे बड़ी बात, यानी इसका जो शिल्प है, कथ्य शिल्प है, कहने का जो तरीका है, लिखने का जो तरीका है, लेख्य शिल्प या जो कथ्य शिल्प है, वो बहुत मौलिक है भाई। वो मौलिक है, प्रयोग धर्मी है। मौलिक मतलब खुद का है, लेखक का खुद का है, और इसमें नए नए प्रयोग किए गए हैं। एक तरह से लेखक का बचपन का नाम जो था वो था भोलानाथ। कैसा था? भोलानाथ। और वो बच्चा था तो उस बाल चरित्र का वर्णन, उस शिशु चरित्र का वर्णन भोलानाथ नाम से, शिशु चरित्र का वर्णन यहाँ पर शिवपूजन सहाय ने किया है भाई। यानी शिवपूजन सहाय कहते हैं भाई मेरा बचपन का नाम क्या था? भोलानाथ ना था। तो मैं जब बचपन में था तो मुझे भोलानाथ इसलिए भी कहते थे कि मेरे ऊपर चोटी लगा दी करती थी और उस पर रिबड़ बांध दिया करता था और भस्मीभूत यानी भस्म का तिलक कर देते थे, तो मैं भोले बाबा की तरह दिखता था, तो भोलानाथ मेरा नाम था। और उसी का चरित्र जीवन जो है उसका वर्णन यहाँ पर लेखक ने किया है। खास बात, इस पाठ में, इस उपन्यास में, पूरे पाठ की या पूरे उपन्यास की बात करूं तो यहां पर जितना ग्रामीण अंचल है उसके चरित्र का अनोखा चित्रण किया गया है। ग्रामीण अंचल के चरित्र का एक अनोखा चित्रण यहां पर किया गया है। जैसे कैसा चित्रण होता है अनोखा, अगर मैं बताऊं, जैसे बालक खेत में जाते हैं, बालक किस में जाते हैं? खेत में जाते हैं, वहां खेलते हैं, बाड़े में जाते हैं, वहां खेलते हैं, या घर के बाहर जाकर खेलते हैं, या घर की गुआड़ी में खेलते हैं। यानी बालकों के जो खेल है, उनका जो कौतूहल है, माँ की जो ममता है, पिता का जो दुलार है, ध्यान देना, बालकों के खेलों का वर्णन है इस पूरे पाठ में, इस पूरे उपन्यास में। माता के आंचल, माता की जो ममता है उसका वर्णन है, पिता के दुलार का वर्णन है, उनके कौतूहल, बच्चों के कौतूहल का वर्णन है, और साथ में बीच बीच में लोक गीतों को भी समाहित किया है।
तो लोकगीत भी हमें देखने को मिलते हैं। ये सारे प्रसंग अगर आपसे पूछे ना भाई इसमें कौन कौन से प्रसंग हैं, तो प्रसंगों की चर्चा में यानी सबसे ज्यादा फेमस प्रसंग है बालकों के खेल। बालकों के खेल है। इसके अलावा अगर हम देखें उन बालकों का कौतूहल है। बालक जब खेलते हैं, नए नए गेम्स बनाते हैं, नए नए नाटक करते हैं, वो घरौंदा बनाते हैं, वो दुकानें लगाते हैं, फिर उसमें नकली सामान बेचते हैं, नकली पैसे लेते हैं, वो कौतूहल है। इसमें माँ की ममता का भी अनोखा चित्रण किया गया है। पिता कैसे लाड लगाता है। लेखक कहते भी हैं कि भाई हम माँ के पास तो केवल दूध पीने के लिए जाते थे, बाकी तो हम सोने से लेकर बैठने तक, खेलने तक सब पिता के पास करते थे। तो पिता का दुलार क्या है वो इस पाठ में चित्रित किया गया है भाई। और खास बात लोकगीत भी इसमें समाहित है, लोकगीतों का प्रसंग भी इसमें शामिल किया गया है। खास बात है इस पाठ की, इस उपन्यास की सबसे खास बात क्या है कि शहर की जो चकाचौंध है, जो लाइटें हैं, जो अलग तरह का भौतिक वातावरण है, उससे कहीं दूर गांव की जो सरलता है, गांव की जो सहजता है, गांव की जो सहजता है, सरलता है, गांव की जो मौलिक प्रतिष्ठा है, उसका इसमें वर्णन किया गया है। उसमें उसका भी यहां पर जो रचनाकार हैं अपने शिवपूजन सहाय, उन्होंने उसकी मौलिकता को आत्मीयता के साथ प्रस्तुत किया है। और खास बात है इसमें सबसे ज्यादा बाल मनोभाव, इस पाठ में सबसे ज्यादा जो चीजें हमें देखने को मिलेगी वो मिलेंगे बाल मनोभाव। बाल मनोभावों की जब लेखक अभिव्यक्ति करते हैं तो उस समय का जो तत्कालीन समाज है वो कैसे जीता था, उसका परिवेश हमें यहां देखने को मिलता है। ये पाठ का एक सामान्य सा परिचय था, यानी देहाती दुनिया उपन्यास का एक सामान्य सा परिचय था। अब हम देहाती दुनिया उपन्यास से हट करके भी कुछ देख सकते हैं। भाई हमने तो केवल और केवल पाठ का परिचय प्राप्त किया है। इसका परिचय प्राप्त किया है, पाठ का परिचय लिया है अभी तक। अभी हमें देखना है कि भाई देहाती दुनिया, यानी एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं वैसे तो, कि आज हम कृतिका भाग 2 कक्षा 10 की पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ पढ़ेंगे, माता का आंचल। किसके द्वारा रचित है? शिवपूजन सहाय के द्वारा। माता का अंचल किस उपन्यास से लिया गया है? देहाती दुनिया उपन्यास से लिया गया है। किस उपन्यास से लिया गया मैं लिख देता हूं, जिससे आपको हर चीज बहुत ही अच्छी से क्लियर हो जाए, बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। भाई पाठ का नाम क्या है? एक बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है, माता का आंचल, ये पाठ का नाम। ये पाठ कहां से लिया गया है? देहाती दुनिया उपन्यास से। दुनिया उपन्यास से लिया गया है। सबसे बड़ी बात भाई, ये उपन्यास किस शैली में है? आत्मकथ्यात्मक शैली में। ये उपन्यास जो है ये किस शैली में है भाई? ये उपन्यास आत्मकथ्यात्मक शैली में है। कौन सी शैली में है? आत्मकथ्यात्मक शैली में है। यह प्रकाशित कब हुआ था? 1926 में प्रकाशित हुआ था। इसके रचनाकार कौन है? शिवपूजन सहाय। शिवपूजन सहाय इसके रचनाकार हैं। इस पाठ में गांव की ठेठ देसी परिवेश का वर्णन किया है, जिसको हर कोई सरल भाषा में समझ सके। बात आती है इस उपन्यास की, सबसे पहले जब हम पाठ पढ़ेंगे माता का अंचल, तो उनसे पहले लेखक का परिचय हम जान लेते हैं कि भाई साहब ये आदमी कौन थे। ये आदमी थे कि पुरुष थे? महापुरुष थे। ये क्या थे? हम शिवपूजन सहाय के बारे में सबसे पहले जानते हैं कि भाई शिवपूजन सहाय कौन थे। मैं आपको सामान्य परिचय दे दूं पहले मौखिक रूप से, फिर हम लिखित में बात करेंगे। भाई शिवपूजन सहाय जो कि 1893 में, कितने पुरानी बात है, 1893 में जन्मे थे। एक बिहार में गांव पड़ता उन गांव। कौन सा गांव? उन गांव। यानी शिवपूजन सहाय के बारे में आपसे पूछे ना, शिवपूजन सहाय थे कौन भाई? कौन आदमी थे? ध्यान देना,
इनका जन्म जो है, शिव पूजन सहाय का जो जन्म है ये 1893 में हुआ था। कब हुआ था? 1893 में। कहाँ पर हुआ था? उनगांव, बिहार में। यानी आपसे पूछे इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? उनगांव, बिहार में इनका जन्म हुआ था। उनगांव, बिहार में इनका क्या हुआ था? जन्म हुआ था। इनके बचपन का नाम मैंने पहले भी आपको बताया कि इनके बचपन का नाम क्या था। बचपन का नाम था इनका भोलानाथ। इनके बचपन का नाम क्या था? ध्यान देना, बचपन का नाम था भोलानाथ। कौन सा नाथ भाई? भोलानाथ इनके बचपन का नाम था। अब बात करें, जब इन्होंने विशेष रूप से 10वीं क्लास पास कर ली थी, तब ये बनारस की अदालत में नौकरी करते थे, नकल नवीस की। ध्यान देना, इन्होंने बनारस की अदालत में यानी बनारस कोर्ट में नकल नवीस की नौकरी की थी। कौन सी कक्षा के बाद? 10वीं के बाद। 10वीं के बाद। किसकी नौकरी की भाई? नकल नवीस की इन्होंने नौकरी की थी। सबसे बड़ी बात कि नकल नवीस की नौकरी करते करते इन्होंने आगे की तैयारी की और हिंदी के अध्यापक बन गए। यानी ये शिक्षक भी रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्या रहे हैं भाई? शिक्षक भी रहे, यानी ये अध्यापक बन गए, हिंदी के अध्यापक बन गए साहब। और उस समय असहयोग आंदोलन का प्रभाव जो है वो पूरे देश में चल रहा था। तो असहयोग आंदोलन के कारण इन्होंने अध्यापक पद से भी यानी अपनी नौकरी से भी इन्होंने त्याग पत्र दिया। सरकारी नौकर थे, लेकिन असहयोग आंदोलन से इतने प्रभावित हुए कि इन्होंने उससे क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया। क्या दे दिया? त्याग पत्र दे दिया, है ना? तो ध्यान देना, शिव पूजन शाह एक महान व्यक्तित्व थे जो 1893 में जन्मे, उनगांव बिहार में जन्मे थे। 10वीं क्लास तक पढ़े, बनारस आ गए। बनारस में कोर्ट में नकल नवीस की नौकरी करते हुए अध्यापक बन गए और अध्यापन कार्य करते करते असहयोग आंदोलन से जुड़े और असहयोग आंदोलन से इतने ज्यादा प्रेरित हुए कि अपनी नौकरी से इस्तीफा दे दिया। शिव पूजन सहाय की हम बात करें तो उस समय के जितने लेखक थे, यानी इनके समय के जितने लेखक थे, जितने भी लेखक थे, उन सभी लेखकों में ये लोकप्रिय थे, सम्मानित थे। अपने समय के जो लेखक थे उनमें ये लोकप्रिय भी रहे हैं और सम्मानित भी रहे हैं। अब देखो, विशेष रूप से इन्होंने कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन कार्य भी किया है। इन्होंने कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया है। अगर हम बात करें यानी इनके संपादन कार्य की, इसकी बात करें भाई, इनके संपादन कार्य की हम बात कर रहे हैं। संपादन कार्य में इन्होंने जागरण पत्रिका का संपादन कार्य किया। किस किस का संपादन कार्य किया इन्होंने? इन्होंने भाई, एक तो इनकी पत्रिका आती है जागरण, तो जागरण पत्रिका का इन्होंने संपादन कार्य किया। एक इनकी पत्रिका है हिमालय। कौन सी है? हिमालय। तो हिमालय का भी इन्होंने संपादन कार्य किया। एक पत्रिका आती है माधुरी। माधुरी, माधुरी का इन्होंने संपादन कार्य किया। एक आती है बालक। कौन सी है? बालक। तो इन पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन कार्य भी किया। किन किन का किया? जागरण, हिमालय, माधुरी और बालक। इन पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन कार्य किया। इसके अलावा हिंदी की एक प्रतिष्ठित पत्रिका थी, उसके संपादक मंडल में भी रहे। कौन सी पत्रिका थी वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, तब तक मैं यहां लिख देता हूं, मतवाला। कौन सी है? मतवाला। ये हिंदी की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका थी। इसमें ये संपादक मंडल में शामिल थे, संपादक मंडल में भी शामिल थे। इनके तो ये संपादक ही थे और इसमें ये संपादक मंडल का कार्य करते थे। मतवाला, मतवाला हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका थी। खास बात, 1893 में ये जन्मे थे। मैं फिर बता देता हूं थोड़ा कि 1893 में इनका जन्म हुआ था और 1963 में इनकी मृत्यु हो गई। भाई, मृत्यु कब हुई थी इनकी? 1963 में।
ध्यान देना, इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1963 में, और 1893 में जन्मे, 63 में चल बसे। और खास बात है, जागरण, हिमालय, बालक, माधुरी जैसी प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया। इसके अलावा हिंदी की सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ पत्रिका मतवाला में ये संपादक मंडल में शामिल रहे थे। खास बात, विशेष रूप से इनका लेखन शैली कैसी थी? इनकी लेखन शैली कैसी थी? गद्य शैली, यानी ये गद्य शैली के रचनाकार थे। भाई ये कौन सी शैली के रचनाकार थे? ये गद्य शैली के रचनाकार थे साहब, गद्य शैली के लेखक थे। अगर हम इनके कुछ रचनाओं की बात करें, इनकी गद्य कृतियों की बात करें, तो इनकी गद्य कृतियां कौन कौन सी रही हैं? ध्यान देना, इनकी कृतियां कौन कौन सी रही है अगर हम देखें, विशेष रूप से ध्यान देना आप कि इनकी गद्य रचनाएं कौन कौन सी रही है। देहाती दुनिया का नाम आपने सुना है, क्योंकि माता का अंचल इसी उपन्यास से लिया गया है। देहाती दुनिया, कौन सी दुनिया भाई? देहाती देहाती दुनिया। इनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास रहा है देहाती दुनिया। इसके अलावा ग्राम सुधार, कौन सी रचना है? ग्राम सुधार। ग्राम सुधार इन्हीं की रचना है। एक रचना आती है वे दिन वे लोग, वे दिन वे लोग, ये भी इन्हीं की रचना है कि भाई देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग। एक रचना है स्मृति शेष, कौन सी है? स्मृति शेष, ये इन्हीं की रचना है कि भाई अगर इनकी रचनाओं के बारे में आपसे पूछे, देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग और स्मृति शेष, इनकी कई ऐसी कृतियां हैं जो प्रकाशित हुई थी। शिवपूजन सहाय की जो जितनी भी पूरी रचनावली है, जितने भी इन्होंने ग्रंथ लिखे, अगर आपसे पूछे वो कितने खंडों में है, वो 4 खंडों में है। 4 खंडों में इनकी पूरी रचनावली प्रकाशित हुई। भाई इनकी पूरी की पूरी रचनावली 4 खंडों में प्रकाशित हुई। कितने खंडों में? 4 खंडों में इनकी पूरी की पूरी रचनावली प्रकाशित हुई थी। खास बात है, इनकी रचनाओं में हमें लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग सरलता से मिल ही जाते हैं। लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग आपको देखने हैं तो हमें शिवपूजन सहाय को पढ़ना ही होगा। इनकी रचनाओं में हमें क्या विशेषता देखने को मिलती है? अगर आपसे विशेषता की बात की जाए, शिवपूजन सहाय की रचनाओं में किसकी विशेषता हमें देखने को मिलती है, तो लोक जीवन और लोक संस्कृति की। लोक जीवन और लोक संस्कृति की विशेषता हमें देखने को मिलती है। मैं एक बार रिपीट करता हूं शिवपूजन सहाय के बारे में कि भाई शिवपूजन सहाय और अपनी रचना, इनका सामान्य परिचय हमने प्राप्त किया है। तो उस परिचय में हम देखें कि माता का आंचल, जो रचना हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम माता का आंचल किस उपन्यास से ली गई है अगर आपसे पूछे, तो देहाती दुनिया उपन्यास से। देहाती दुनिया उपन्यास किसका है? शिवपूजन सहाय का है। कब प्रकाशित हुआ था? 1926 में प्रकाशित हुआ था। शिवपूजन सहाय कहाँ जन्मे थे? उनगांव बिहार में जन्मे थे। शिवपूजन सहाय जो है वो कब जन्मे थे? 1893 में। 1963 में चल बसे थे। बनारस में नकल नवीस की नौकरी की थी 10वीं के बाद, और बाद में हिंदी के अध्यापक बन गए। कई पत्र पत्रिकाओं में इन्होंने संपादन का कार्य किया, जिसमें से प्रमुख है जागरण, हिमालय, माधुरी और बालक, फेमस है। इसके अलावा मतवाला के संपादक मंडल में शामिल रहे हैं। इनकी खुद की रचनाएं कौन कौन सी है? देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन वे लोग और स्मृति शेष इनकी रचनाएं हैं। कुल मिलाकर इनकी रचनाओं में हमें विशेषता किसकी देखने को मिलती है? लोक जीवन की और लोक संस्कृति की। दोस्तों, अब हम अगली क्लास में, पिछली क्लास जो थी वो अपनी क्षितिज की रही हैं, जितनी भी क्लासें हुई है, अब हम कृतिका को शुरू कर चुके हैं। तो कृतिका में हम आज केवल परिचय और पाठ का सिंपल और सामान्य सा परिचय हमने लिया कि माता का अंचल किसका वर्णन करता है। अब हम अगली क्लास में जो पढ़ेंगे वो माता के आंचल को पढ़ेंगे, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।